Welcome to Major HS Kalsi's Balnu Academy. I'm Mr. Devesh, your biology faculty. Today we are going to discuss previous year questions of NDA Biology 2024-1. तो start करते हैं. Previous year questions NDA and any written exam Biology 2024. एनडीए एंड एनए फर्स्ट 2024 रिटर्न एग्जाम, इसमें जो आपके बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डेप्थ में देखेंगे, उनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि वैरायटीज क्या है, किस वेटेज से ज्यादा क्वेश्चंस आए. तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज लिटमस, अ वेल नोन एसिड बेस इंडिकेटर, इज डिराइव्ड फ्रॉम. आप लोगों ने लिटमस के बारे में सुना होगा. लिटमस जो होता है आपका एक एसिड बेस इंडिकेटर होता है. बेसिकली आपकी एसिडिटी या बेसिसिटी बताता है ये पीएच लेवल के हिसाब से. तो पूछा ये गया है कि आपका लिटमस जो होता है वो कहां से डिराइव्ड होता है. क्या वो फंगस से होता है या लाइकेन से या बैक्टीरिया से या टर्माइट से. बेसिकली अगर आप चारों ऑप्शंस को देखोगे तो आपको मालूम होना चाहिए लिटमस जो होता है वो आपका बेसिकली एसिड बेस इंडिकेटर के साथ साथ आपका पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है, जो कि आप बोल सकते हो कहां से डिराइव करा जाता है, आपके लाइकेंस. अब ये लाइकेंस क्या होते हैं. लाइकेंस बेसिकली हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें अंदर आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एक आपके एल्गी और एक आपके फंगस के बीच में. तो लाइकेन को आप क्या बोल सकते हो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, मतलब दोनों को एक दूसरे को क्या होता है, फायदा पहुंचाते हैं. कैसे. अब देखो, एल्गी जो होता है आपके फंगस को फूड प्रोवाइड करता है, क्योंकि फंगस के पास क्लोरोफिल नहीं होता तो वो आपका खाना नहीं बना सकता. सेम वे में आप बोल सकते हो कि फंगस जो होता है आपके एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है. तो इसमें दोनों का फायदा होता है, जिसमें आपके दोनों पार्टनर में का फायदा होता है. बेसिकली उस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो आपका लिटमस जो होता है बेसिकली किससे डिराइव्ड होता है, आपके लाइकेन से. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following statements regarding animal cell membrane is correct. एनिमल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. करेक्ट ऑप्शन आपको चार ऑप्शन दे रखे, उसमें से आपको बताना है कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर या जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है उसमें से करेक्ट क्या है. फर्स्ट ऑप्शन है दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ओनली. क्या आपके सेल मेम्ब्रेन खाली फॉस्फोलिपिड से बनते हैं. तो बेसिकली इसका आंसर है ना. आपके जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो बनता है आपके फॉस्फोलिपिड से, आपके कोलेस्ट्रॉल से, आपके प्रोटीन से और आपके शुगर से. मेनली चार कंपोनेंट से मिलकर के बनते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है फॉस्फोलिपिड्स ओनली. इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट, बट ओनली लिखा है तो ये आपका इनकरेक्ट है. सेम आपके में आपका प्रोटीन्स ओनली लिखा है तो ये भी इनकरेक्ट है. फिर लिखा है आपका दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स ओनली. क्या वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनते हैं. ओनली लिखा हुआ है तो ओनली वाला भी गलत है. मेनली आपका ये फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीजों से मिलकर के बनता है जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल का. तो अगर आप एक्यूरेट ऑप्शन देखोगे तो ओनली वाले ऑप्शन आपके सारे कट हो जाएंगे. तो आपका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन डी, जिसमें आपका फॉस्फोलिपिड, आपका प्रोटीन, आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका एक और होता है शुगर, उनसे भी मिलकर के आपका वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बनता है, कंपोज होता है. तो सही आंसर जो होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े इजी क्वेश्चन अगर आप देखोगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी. हमारी बॉडी में से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, आपको मालूम है. कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि फंक्शंस जो ज्यादा कैरी करते हैं ना. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे बॉडी में टिश्यू या ऑर्गन ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ काम कौन करते, तो आपका जवाब होगा कि ऑर्गन्स, क्योंकि उनमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपके ऑर्गन सिस्टम में. लेकिन अगर मैं बात करूं, आपके बोल रहा है कि इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब सबसे पहला जो होगा उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होगी, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा. तो हम अगर ऑप्शन में देखें, पहला है प्रोटीन,
क्या प्रोटीन से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है या प्रोटीन से वाले टिश्यू का फॉर्मेशन होगा? अगर मैं आपको बताऊं, प्रोटीन जो होते हैं हमारे बॉडी में पहले टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू हमारे बॉडी में ऑर्गन फॉर्म करते हैं और ऑर्गन मिला करके ऑर्गन सिस्टम। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आपका इनकरेक्ट है। प्रोटीन के बाद आपका टिश्यू होना चाहिए था, तो ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर आपका प्रोटीन दोबारा से ऑर्गन आ गया, प्रोटीन हमारा डायरेक्टली ऑर्गन नहीं बनाता, ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। फिर प्रोटीन ऑर्गेनिज्म, आपके ऑर्गन से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या आपका इनकरेक्ट है। लेकिन अगर आप देखोगे प्रोटीन पहले क्या फॉर्म करेगा, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या फॉर्म करेंगे, ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम, फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के आपके ऑर्गेनिज्म। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस जो है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी का वो क्या है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग सेल टाइप्स। आपको कुछ सेल टाइप्स दे रखे हैं ये, जैसे कि आपका पहला है मोनोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। अगर मैं आपको इन सभी के बारे में बताऊं तो आपका एक कॉन्ड्रो छोड़ करके बाकी तीनों पार्ट आपके डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स है, और बेसिकली डब्ल्यूबीसी में भी आपके छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं लिम्फोसाइट्स, आपने नाम सुना होगा बी और टी लिम्फोसाइट्स का, जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इनको हम एनिमल सेल्स के अंदर रिगार्ड करते हैं, तो ये भी आपके एनिमल सेल है। कॉन्ड्रोसाइट बेसिकली आपके कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट बोला जाता है, तो ये भी एनिमल बॉडी के सेल होते हैं। मोनोसाइट और बेसोफिल, बेसोफिल बेसिकली आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये भी आपके डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है। मोनोसाइट भी आपके डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है। मतलब इसमें से आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मैनी ऑफ द अबव बिलोंग टू एनिमल सेल टाइप्स। इन चारों ऑप्शन में से आपके एनिमल सेल टाइप्स में क्या है, अगर चारों के चारों आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं तो कहीं ना कहीं आपके चारों ही तो होंगे, जिसमें बेसिकली आपके ब्लड के सब टाइप्स होते हैं। एक आपका ये सेकंड वाला छोड़ करके बाकी तीनों ब्लड के सब टाइप्स, लेकिन ये भी आपके कार्टिलेज का सब टाइप्स है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं। इसका मतलब कार्टिलेज हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट है ना, अगर कार्टिलेज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन ही आपके सही होंगे। चारों के चारों क्या होंगे, आपके एनिमल सेल टाइप होंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी 4। सभी के सभी आपके क्या है, एनिमल सेल टाइप्स में आते हैं, सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ पैंक्रियास। आप लोगों ने पैंक्रियास के बारे में सुना होगा, जिसको पैंक्रियास को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में एसेसरी बेसिकली ऑर्गन्स के बारे में भी जानते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं। पैंक्रियास और लिवर आपके एसेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि आपके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ना होने के बावजूद भी आपके डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो आपका पूछा गया कि पैंक्रियास जो होता है मेनली किस चीज में हेल्प करता है डाइजेशन में, तो अगर हम ऑप्शन देखें, सिक्रेशन ऑफ सुपरफिकेंट्स टू ब्रेक अप द लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्या ये लिपिड ड्रॉपलेट्स का ब्रेकडाउन के लिए सुपरफिकेंट्स रिलीज करता है। देखो लिपिड्स का ब्रेकडाउन करता है लेकिन उसके लिए सुपरफिकेंट्स से नहीं निकालता, लिपिड्स का ब्रेकडाउन एक एंजाइम के थ्रू करता है, इसका नाम होता है लाइपेज। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। स्टोरेज एंड रेगुलेटेड रिलीज ऑफ बाइल, क्या ये आपके बाइल का स्टोर और रेगुलेशन करवाएगा। बेसिकली बाइल आपका लिवर से निकलता है और उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट। सिक्रेशन ऑफ लाइपेज, अमाइलेज एंड प्रोटीएज, देखो आपका लाइपेज जो कि लिपिड्स का ब्रेकडाउन करता है, अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीएज, प्रोटीएज को हम ट्रिप्सिन के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीएज का दूसरा नाम होता है एक ट्रिप्सिन, जो कि आपके प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। और आपके पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं मेनली ये तीनों ही रिलीज करते हैं डाइजेशन के टर्म्स में, एक आपके लिपिड्स का ब्रेकडाउन करेगा, एक आपके कार्बोहाइड्रेट का और एक आपके प्रोटीन का। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन फिर भी हम डी ऑप्शन देखते हैं, न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड्स। देखो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है ना वो आपके एसिडिक फूड का न्यूट्रलाइजेशन करता है, लेकिन वो कहाँ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसने बोला है कि न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड्स, क्या वो स्टमक के एसिड का न्यूट्रलाइज करता है, वो बेसिकली आपके स्टमक के एसिड का नहीं, एसिडिक फूड का न्यूट्रलाइजेशन करता है जब वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, स्टमक के एसिड का बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन कोई नहीं करता, स्टमक का जो एसिड होता है वो आपके फूड के साथ मिक्स होकर के इनसे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका न्यूट्रलाइजेशन कौन करता है, पैंक्रियाटिक जूस। लेकिन इसने खाली स्टमक एसिड की बात करी है,
इसने ये बात नहीं करी कि फूड जो था, एसिडिक फूड जो था वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसने स्टमक एसिड की बात करी। तो कहने का ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका। आपका ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसके ब्याह पे आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन क्रोमैटिन इज ओपनड अप। डीएनए का एप्लीकेशन कब होता है? जब आपका क्रोमैटिन ओपन हो जाता है। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है? अगर आप देखोगे, आपका मान लो ये आपका एक नॉर्मल सेल है, कोई भी अगर आपका सेल डिवीजन होता है ना, रेप्लिकेशन से पहले उसका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियस टूट जाता है, उसके अंदर का क्रोमेटिड पार्टिकल जो होता है पूरे आपके सेल में फैल जाता है, पूरे सेल में फैल जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले उसका न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसको बोला जाता है कैरियोगैमी। न्यूक्लियस का डिवीजन बोला जाता है आपका कैरियोगैमी। तो सबसे पहले आपका न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपके क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है, बाहर निकल जाता है, ओपन अप हो जाता है। ये जरूरी है सेल डिवीजन होने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड पढ़ते हैं, क्रोमोसोम क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेज इटसेल्फ इनटू रॉड शेप क्रोमोसोम्स बिफोर सेल डिवीजन। बोल रहा है कि क्या क्रोमेटिन जो होता है अपने आप को रॉड शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं? इसका मतलब वैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपके क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो आपके ऐसे रॉड शेप या आप कह सकते हो फ्लावर शेप में ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लावर शेप में ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं और इक्वेटर पे आ जाते हैं एक कंडीशन के टाइम पे। तो हाँ, अगर आप बोलना चाहो कि क्रोमेटिन जो होता है वो अपने आप को रॉड शेप में या फ्लावर शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं डिवीजन से पहले, ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हैव द सेम प्रोसेस फॉर सेल डिवीजन। क्या आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिए सेल डिवीजन बिल्कुल सेम होता है क्या? अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सेल डिवीजन में आपने सुना होगा मियोसिस और माइटोसिस के बारे में। देखो, आपके प्रोकैरियोट्स में जो आपका सेल डिवीजन होता है वो किसके हेल्प से होता है? माइटोसिस। लेकिन अगर उनकी बॉडी में आप सेक्सुअल डिवीजन बोलोगे, वो भी आपके माइटोसिस से हेल्प से ही होगा। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एक हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। अमीबा आपको मालूम है सिंगल सेल से मिलकर के बना होता है, लेकिन अगर उसका सेल जो होता है वो डिवाइड होता है 2 सेल्स में। उसका एक जो अमीबा का सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 सेल में। इसमें सेल डिवीजन को ही क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। क्योंकि आपके रिप्रोडक्शन के मेथड से इनके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। आप सिंगल सेल में सेल डिवीजन को रिप्रोडक्शन बोल सकते हो, क्योंकि उसमें पेरेंट जो होता है 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूनिसेल्युलर में सेल डिवीजन क्या रिप्रोडक्शन कहला सकता है, तो आप बोल सकते हो हाँ कहला सकता है, क्योंकि आपका सिंगल सेल डिवाइड होकर के 2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जो सेल डिवीजन होता है वो सेम नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ होता है यूकैरियोट्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स में थोड़ा कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो आपका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। अगर मैं ऑप्शन में बताऊं तो ऑप्शन में आएगा आपका ऑप्शन बी, 1 एंड 2 ओनली। देखो, इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए आपके एनडीए में बेसिकली उस टॉपिक से पूछे गए जहां से पहले कभी पूछे नहीं गए थे। मतलब ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपके उस टाइप से पूछे गए कि आप इन टाइप का पैटर्न पहले के एग्जाम्स में आप नहीं देख सकते। इसका मतलब सीधी सीधी बात ये बोलना चाह रहा है कि आपके एनडीए के एग्जाम का लेवल और ज्यादा टफ होने वाला है। इसका मतलब आपको और ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन द पीएच रेंज ऑफ। आपका ह्यूमन बॉडी या हमारा ह्यूमन बॉडी जो होता है कौन से पीएच रेंज में वर्क करता है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बॉडी का जो पीएच लेवल होता है, अगर मैं बात करूं 7 से नीचे क्या होता है? आपका एसिडिक नेचर होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर आपका बेसिक लेवल होता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारी बॉडी में अगर एसिडिक लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगेंगे। इसका मतलब हमारी बॉडी एसिडिक लेवल में तो काम नहीं कर सकती, मतलब 7 से नीचे तो काम नहीं कर सकती। लेकिन हमारी बॉडी में अगर 7 से बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए, हमारा अगर बेसिक लेवल बढ़ने लग जाए, बेसिसिटी बढ़ने लग जाए, वो भी हमारे लिए बहुत दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका जो पीएच होता है काम करने का, या तो होगा न्यूट्रल
न्यूट्रल से लेकर के आपका स्लाइटली बेसिक होता है, न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक। अगर मैं आपके ऑप्शन में बताऊं न्यूट्रल से स्लाइटली बेसिक क्या है, देखो ये आपका स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक है, तो एसिडिक तो होना ही नहीं चाहिए। ये आपका न्यूट्रल से 7 आपका न्यूट्रल होता है, 7.8 आपका स्लाइटली बेसिक है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन हम सारे ऑप्शन देखते हैं एक बार। 6.5 से 7.5 ये भी आपका स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक है, एसिडिक नहीं होता। अब आपका 7.5 से 8 जो कि आपका बेसिक ज्यादा हो जाता, बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है इसकी, तो हमारी बॉडी में बेसिसिटी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपको ऑप्शन बी 7 जो कि न्यूट्रल, पीएस स्केल पर आप देखोगे तो 7 को क्या बोला गया, न्यूट्रल बोला गया, न्यूट्रल। 7 से 7.8 इस पीएच लेवल पे हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सही जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज leaves of most plants appear green because the chlorophyll present in it। देखो आपको मालूम है क्लोरोफिल आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसकी वजह से ही आपके जो लीव्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, ये तो मालूम है। लेकिन ये फंक्शन कैसे करता है, अगर आपको एक मैं बात बताऊं, हम ऑप्शन देखते हैं एक बार पहले। एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट व्हाइल रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट। अगर मैं आपको बात बताऊं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर कैसे दिख सकता है, जैसे कि आपका ये पेन है, इस पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और ये ग्रे कलर का हमें आंखों में दिख रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं ग्रे कलर का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से हमारी आंखों में ग्रे कलर की लाइट दिख रही है। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर इसने बाकी लाइट से एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन जो लाइट इसने आपका रिफ्लेक्ट करा वही लाइट तो आपकी आंखों में जाएगा ना, वही लाइट तो आपको उसका कलर दिखेगा। इसका मतलब अगर लीफ आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो ग्रीन कलर की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि ग्रीन कलर की लाइट कौन से में रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखते हैं हम ऊपर, हम नीचे से पढ़ते हैं इस बार। रिफ्लेक्ट्स रेड लाइट, देखो अगर रेड लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो आपके लीफ का कलर रेड हो जाएगा, जो कि बेसिकली नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन में नहीं होगा। एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट व्हाइल रिफ्लेक्टिंग रेड एंड ब्लू लाइट, अगर आपका रेड और ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट करेगा इसका मतलब आपके लीव्स का कलर या तो रेड होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, लेकिन हम तो ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं है। एब्जॉर्ब्स ग्रीन लाइट ओनली, देखो ऐसा भी नहीं होता कि खाली ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है, आपको मालूम है रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत अच्छी खासी होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट अप कर देता है, स्प्लिट कर देता है, मतलब आप कह सकते हो स्प्लिट करने के बाद आपके वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। लेकिन आपका वो रेड लाइट भी तो एब्जॉर्ब करता है, इसमें खाली ग्रीन लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन में क्या आपका इनकरेक्ट है। आपका ऑप्शन होगा एब्जॉर्ब्स रेड एंड ब्लू लाइट व्हाइल रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट, वो रेड और ब्लू आपका एब्जॉर्ब करता है, बाकी आपका रिफ्लेक्ट कौन सा करता है, ग्रीन लाइट, जिसकी वजह से आपका जो लीव्स होता है, क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन अपीयर में होता है, ग्रीन कलर की पिगमेंटेशन में अपीयर होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स द क्रोमोसोम नंबर इज, प्रोकैरियोट्स का मतलब है आपका अंडर डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, क्या वो 4 होता है, क्या वो 3 होता है, क्या वो 2 होता है या 1 होता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, प्रोकैरियोट्स में ज्यादातर आपके सिंपल ऑर्गेनिज्म आते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वो आपके सिंपल फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। सिंपल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनके क्रोमोसोम नंबर में उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स का जो आपका क्रोमोसोम नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर होता है 1। अब आप पूछोगे कि 1 का रीजन क्या है, तो 1 का रीजन यही है कि आप सिंपल बोल सकते हो कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं आपके सिंपल फंक्शंस कैरी करते हैं, सिंपल फंक्शंस, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर में उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक प्रोकैरियोट्स का नाम सुना होगा जिसका नाम होगा विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, जो कि आपको कोलेरा कॉज करता है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है विब्रियो कोलेरा का, वो होता है आपका क्रोमोसोम नंबर होता है 2 होता है क्रोमोसोम नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करना चाहूं इसके पास 1 के एक पेयर होगा 1 का, एक पेयर होगा 1 का, 2 पेयर है, इसलिए इसके पास 2 क्रोमोसोम है। लेकिन आपके मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स के पास आपके खाली एक ही होता है क्रोमोसोम नंबर,
इसका मतलब वो सिंगल क्रोमोसोम ही काम करता है, क्योंकि उनकी बॉडी में उतने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस तो वैसे ही परफॉर्म नहीं होते, इसकी वजह से उनके क्रोमोसोम में भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में आपका क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो बहुत कम, यानी आप कह सकते हो इस ऑप्शन के हिसाब से डी 1 के हिसाब से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरियल डीएनए इज रिफर्ड टू एज नेकेड बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद। आपके बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, या आप कह सकते हो प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है, वो नेकेड अपीयर होता है। नेकेड अपीयर क्यों होता है? क्योंकि वो किसके साथ एसोसिएट नहीं है। मतलब आपको मालूम होना चाहिए, स्कैफोल्ड का मतलब है कि उसके अंदर फोल्डिंग्स, प्रोटीन्स, राइबोजाइम्स या प्लाज्मिड। आपको अगर मैं एक बात बताऊं, आपने नाम सुना है, एक नाम सुना होगा आपने हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन आपका सर्कुलर साइज में होता है, और डीएनए कैसे होता है, ऐसे उसके ऊपर ऐसे रैप्ड होता है। ये डीएनए है, ये आपका जो रैप्ड है ये आपका डीएनए है, और ये जो आपका सर्कुलर है ये आपका स्फीयर शेप का ये आपका प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मेनली आपके यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डीएनए जो होता है वो नेकेड अपीयर नहीं होता। लेकिन हम क्योंकि बात करें बैक्टीरियल डीएनए की, बैक्टीरिया जो होता है आपका प्रोकैरियोट्स में आता है। इसका मतलब आपको मालूम है प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उसमें न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड होने की वजह से आपको मालूम है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन, मतलब उसका जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसके पास इतने सारे, उसके पास जो है न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन भी नहीं है, आप कह सकते हो उसके पास प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपका जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो नेकेड अपीयर होता है, क्योंकि उसके पास कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता उसके पास। हमारे सेल्स में, यूकैरियोटिक के सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसमें डीएनए को नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है जो कि रैप्ड हो रखा है, और आपके प्रोटीन को पॉजिटिव चार्ज। तभी आपका डीएनए जो होता है, ये जो डीएनए आपका तभी आपके हिस्टोन प्रोटीन पे रैप्ड होता है, क्योंकि डीएनए को नेगेटिव चार्ज दिखाए गए और हिस्टोन को पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये हमारी बॉडी में पाया जाता है यूकैरियोट्स की बॉडी में। तो मेनली अगर मैं इसका आंसर बताऊं आपको कि बैक्टीरियल डीएनए को नेगेटिव हम इसीलिए हम करते हैं, रिफर करते हैं, क्योंकि वो आपके किसी भी प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं होता, उसके पास कोई भी प्रोटीन या उसके अगल बगल कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, इसकी वजह से उसका अपीयरेंस कैसा होता है, नेकेड। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ फॉरेन एंटीजन। हमारे कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं किसी भी फॉरेन एंटीजन के हिसाब से। ये आपको मालूम भी होगा, आपके WBC में जिनको हम सोल्जर सेल्स ऑफ द बॉडी के नाम से भी जानते हैं, वो आपके लिम्फोसाइट्स में के फॉर्म में डिवाइडेड होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो मेनली जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो आपके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, और ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपकी बॉडी में एंटर कर जाए तो वो अपना एंटीबॉडी रिलीज कर दे, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल कर दे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कौन करता है, लिम्फोसाइट्स, जो कि किसका पार्ट होता है, आपके WBC का। तो उसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। लेकिन मैं बात करूं अगर एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो मतलब होता है आपका रेड, साइट्स का मतलब होता है सेल। रेड सेल मतलब हमारे रेड ब्लड सेल को बोलते हैं, लेकिन हमारे रेड ब्लड सेल किसी भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करते। इजिनोफिल्स, इजिनोफिल्स जो होते हैं वो भी हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन ये भी हमारे किसी भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करते। प्लेटलेट्स का नाम आपने सुना ही होगा, प्लेटलेट्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करवाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, लेकिन वो किसी भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करता। मतलब प्लेटलेट्स में इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा क्या होगा, लिम्फोसाइट्स। आपने अगर क्वेश्चंस देखे होंगे इस बार साइटोलॉजी में सेल कंपोनेंट से कम लेकिन सेल सब टाइप से ज्यादा क्वेश्चंस आए, टाइप्स ऑफ सेल्स की बेसिकली बात कर रहा हूं मैं। तो साइटोलॉजी का जो पार्ट है, सेल्स का जो पार्ट है, पहले उसमें से क्वेश्चंस आते थे आपके मोस्टली ऑर्गेनेल्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर, लेकिन इस बार आपके अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स सब टाइप्स के नाम पूछे जा रहे हैं साइटोलॉजी में, जिसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके सेल्स का जो टॉपिक है, साइटोलॉजी का जो टॉपिक है, वो आपको थोड़ा और डीप में पढ़ना पड़ेगा।
तो बेसिकली ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024 एनडीए बायोलॉजी फर्स्ट का, जिसमें आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे, डेप्थ कैसा था, कहाँ से वेटेज ज्यादा थी। तो आपने इसमें देखा होगा जो मेनली जो वेटेज थी वो हल्की फुल्की सेल टॉपिक से ज्यादा थी। सेल टॉपिक्स मान लो, या आप कह सकते हो कि इसमें जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया स्पेसिफिक से भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके। ओवरऑल अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसमें जो पैटर्न है थोड़ा सा आप कह सकते हो, अगर आपने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो उससे थोड़ा सा चेंज है। चेंज होने के लिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इस बार बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस अराइज करे गए वो आपके नॉर्मल रेगुलर टॉपिक से अराइज नहीं करे गए, वो आपके ऐसे टॉपिक से अराइज करे गए क्वेश्चंस जो कि पहले कभी पूछे नहीं गए थे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप सभी कॉर्नर को हिट करो, जितना भी सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं सभी को आप अच्छे से पढ़ो, तब आप इजीली आप क्वेश्चंस इसके क्रैक कर सकते हो। बाकी इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बस आप ये कह सकते हो कि ये अलग लोकेशन से पूछे गए क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एनडीए बायोलॉजी 2024 का जो फर्स्ट एग्जाम था उसके। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में और क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।